हेलो बच्चों, आज हम डीएसएसबी का टीजीटी नेचुरल साइंस का जो पेपर था, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स का, उसके जो फिजिक्स के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम कब हुआ था? 27 सितंबर 2021 को शिफ्ट 1 जो थी, ठीक है, उसके क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, तो फर्स्ट जो फिजिक्स का क्वेश्चन था वो ये था, क्या है, कह रहा था वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज, ठीक है, ऑडिबल रेंज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसे क्या कहते हैं। इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए ऑडिबल रेंज क्या है, ठीक है ना। ऑडिबल रेंज का मतलब जो साउंड हम सुन सकते हैं। तो जो ऑडिबल रेंज है ह्यूमन की, हमारी यानी कि, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, यानी कि कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, ये ऑडिबल रेंज है। अब जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है ना, लेस देन 20 हर्ट्ज, जो 20 हर्ट्ज से कम है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक। जो हमारा आंसर है वो यही है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक, ठीक है। और जो साउंड 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, डेट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, डेट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, क्या पूछा है, बिलो द, ठीक है ना, बिलो द ऑडिबल रेंज, डेट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक मोटर में फोर्स की डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल जो यूज होता है, कौन सा होता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। कौन सा यूज होगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है, ये है, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसमें जो थंब है, ठीक है, जो थंब है और जो ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, सेंटर फिंगर ही बोल देते हैं, फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, ठीक है, और ये जो हमारी मिडिल फिंगर है, ठीक, ये कहते हैं ये तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो थंब हमें क्या बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन देगा। जो फर्स्ट फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। और जो मिडिल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा? वो करंट की डायरेक्शन बताएगा। इसी प्रिंसिपल का यूज होता है हमारे इलेक्ट्रिक मोटर में। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन मोमेंटम के ऊपर। देखिए, ए राइफल हैविंग ए मास ऑफ 8 kg, ठीक है, राइफल का जो मास है M1 माना हमने, 8 किलोग्राम है, ठीक है। फायर ए बुलेट एट ए स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फायर ए बुलेट एट ए स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, यानी जो बुलेट की स्पीड है वो कितनी है? 300 मीटर पर सेकेंड है, यानी V2 300 मीटर पर सेकेंड। देन द राइफल रिकॉइल, ठीक है ना, राइफल रिकॉइल का मतलब राइफल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी बुलेट से, विद ए वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी जो V1 है वो क्या होगा? 1.5 मीटर पर सेकेंड होगा। देन फाइंड द मास ऑफ द बुलेट, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखिए कैसे, देखिए, जैसे अगर जो बुलेट है, अगर बुलेट आगे की तरफ जा रही है ना, V2, तो जो गन है वो कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा, यानी V1, ठीक है। तो गन कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। इसका मतलब फायरिंग से पहले जो मोमेंटम है, बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू आफ्टर फायरिंग, मोमेंटम, ठीक है, दोनों बराबर होगी। अब फायरिंग से पहले तो जो बुलेट है उसकी भी मोमेंटम 0 है, जो गन है उसकी भी 0 है। फायरिंग के बाद जो बुलेट है M2 V2 माइनस क्यों लगाया? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, माइनस M1 V1, यानी कि M2 V2
इज इक्वल टू m1 v1, ठीक है। हमें चाहिए क्या, m2 चाहिए, है ना, मास चाहिए ना, मास ऑफ द बुलेट, ठीक है। तो हमें m2 चाहिए, तो यहाँ m2 रख लेंगे, और m1 कितना है, 8 है, v1 कितना है, 1.5 है, और v2 कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। v2 कितना हो जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। अब ये किलोग्राम में है ना, अगर ग्राम में आंसर चाहिए तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ग्राम में अगर आंसर चाहिए, क्योंकि हमारे ऑप्शन सारे के सारे किसमें है, ग्राम में है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा हमारा 40 ग्राम, ठीक है। सोल्व करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 40 ग्राम, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी हैंग ए बार मैग्नेट विद ए स्ट्रिंग इट विल ऑलवेज रेस्ट इन द डायरेक्शन। देखो जब भी हम इसी बार मैग्नेट को, जैसे ये है, ये एक बार मैग्नेट है, हमने इसे फ्रीली सस्पेंड किया है, ठीक है ना, एक स्ट्रिंग की हेल्प से, ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो बार मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल है ना, ये हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर रेस्ट में आएंगे, और वो डायरेक्शन क्या होगी, साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसका मतलब इट ऑलवेज रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते करंट है, ए करंट of 1.0 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for fourth part of an hour. टाइम दिया है ये, fourth part of an hour. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. ठीक है, पहले हमें जो दिया वो लिखना होगा। करंट क्या होगा, 1 एम्पियर। टाइम क्या होगा, ठीक है, फोर्थ पार्ट ऑफ एन आवर, और 1 घंटे का फोर्थ पार्ट क्या होगा, 15 मिनट, 15 मिनट, ठीक। अब पहले हमें इस 15 मिनट को किस में चेंज करना होगा, सेकंड में चेंज करना होगा, ऐसा यूनिट में। तो 15 इंटू में 60 यानी कितना आ जाएगा, 900 सेकंड, ठीक है, 900 सेकंड आ जाएगा। पूछा क्या है, चार्ज। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, द करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय में टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू आई गुणा में टी। आई कितना आ गया, 1 इंटू में कितना, 900। इसका मतलब द चार्ज कम्स आउट टू बी 900 कूलम, ठीक है। तो जो चार्ज है वो कितना आ जाएगा, 900 कूलम आ जाएगा। इसका मतलब जो आंसर है हमारा वो क्या होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमें ये देखना है कि इन स्टेटमेंट में से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ट्रू कौन कौन सी हैं, ठीक है। देखिए कहता था इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर लेस इन लिक्विड इन कंपैरिजन टू सॉलिड, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो लिक्विड में क्या होते हैं, लेस होते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल है, ट्रू है, ठीक है, ट्रू है। द शेप ऑफ द लिक्विड कैन इजीली बी चेंज, ठीक है, ये भी ट्रू है। जो शेप है ना उसे इजीली चेंज किया जा सकता है, लिक्विड की किसी भी कंटेनर में डाल देंगे, शेप अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो शेप चेंज हो जाएगा लिक्विड का। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास, देखो ये पॉइंट है, गिवन मास, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास का मतलब डेंसिटी। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास का मतलब डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड कैन इजीली बी चेंज, नहीं, डेंसिटी को इतना आसानी से चेंज नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए लिक्विड इज नॉट सो इजी टू चेंज, बिल्कुल इतना आसान नहीं है चेंज करना। तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो ट्रू कौन सी होगी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। तो बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ और प्रिंसिपल हैव बीन अप्लाइड टू फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, पहले हमें वो समझना होगा। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट दी है ना, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। क्या इसमें, देखो एक रीजन ये है जहां पे हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और एक ये रीजन है जहां से हम काफी हैवी चीज को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम जो फोर्स लगाएंगे वो कम होगा और यहाँ जो फोर्स लगेगा वो बहुत ज्यादा होगा। किसके कारण, ड्यू टू पास्कल लॉ, ठीक है ना। पास्कल लॉ का मतलब
यहाँ जो प्रेशर लगेगा P उतना ही प्रेशर यहाँ लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एरिया कम है ना, तो यहाँ एरिया कम है और यहाँ एरिया ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ जो फोर्स है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट ये होती है और हैवी लोड्स को उठाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये किसके ऊपर बेस है, पास्कल लॉ के ऊपर बेस है, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। हमें ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, यानी कौन सी स्टेटमेंट जो गलत है, ठीक है। देखिए, तो मेजर पोर्शन ऑफ एसी फ्लो थ्रू द अपर पोर्शन ऑफ वायर, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद डीसी ऑफ सेम वोल्टेज एज एसी इज मोर डेंजरस बिकॉज इन डीसी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट डज नॉट चेंज, ये भी ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सी जो है वो देखते हैं, द डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर, एग्जांपल दिया हमें इलेक्ट्रिक मोटर, दैट वर्क ऑन डीसी, अब यहां गड़बड़ है, ठीक है ना, डायरेक्ट करंट, आर स्ट्रोंगर देन दोज दैट ऑन एसी, ये इनकरेक्ट है, ये गलत कह रहे हैं भाई, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक। अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेंटर, जहां जनरेट हो रही है ना, टू द हाउसेज और इंडस्ट्रीज थ्रू हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर के थ्रू, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर के थ्रू जो है हमारे घरों तक या फैक्ट्रियों तक पहुंचाई जाती है, ठीक है, एट वेरी हाई वोल्टेज। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो कौन सी गलत हो गई, सी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव ऑफ वेवलेंथ 0.50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी वेवलेंथ दी हमें 0.50 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्रोड्यूस इन एयर एंड ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब जो स्पीड है v वो है 250 मीटर पर सेकेंड। अब इसे भी मीटर में लेके जाएंगे तो 0.50 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, द फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू द स्पीड बाय में वेवलेंथ, द स्पीड बाय में वेवलेंथ। स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी 250 और वेवलेंथ क्या होगी 0.50 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। जब हम इस सारे को सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 50,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी, 50,000 हर्ट्ज आएगी, यानी जो डी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। कहता है इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन देन इट इज एट रेस्ट, बिल्कुल एक बॉडी जो है अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर रही, इसका मतलब वो किस में है, रेस्ट में है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द व्यूअर, अगर ऑब्जर्वर ही नहीं होगा, ठीक है ना, तो किसी रेस्ट या मोशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन का पता कब चलेगा हमें, जब हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जर्वर होगा, तो ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है या मोशन में। इसका मतलब दोनों जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है, दोनों जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर, देखो ऑप्टिकल जो फाइबर है ना वो TIR का एक प्रैक्टिकली एग्जांपल है। TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। और इसके थ्रू ना सिग्नल को डिस्टेंस पे काफ़ी डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस तक भेज सकते हैं। मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है, एंडोस्कोपी वगैरह के लिए। तो ऑप्टिकल फाइबर इज ए वेरी थीन फाइबर मेड ऑफ, किस चीज़ का बना हुआ है, ग्लास का, कॉपर का, प्लास्टिक का। देखते हैं, देखो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें सबसे ऊपर ये जो है ये क्या होती है, एक प्लास्टिक की जैकेट होती है, ठीक है।
ये जो क्लैडिंग है ये किसकी होती है? ग्लास की। जो कोर है वो भी किसकी होती है? ग्लास की। लेकिन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है, कोर और क्लैडिंग का। अच्छा, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, ठीक है। इसका मतलब ग्लास और प्लास्टिक हमारे आंसर में होगा, ठीक है, यानी ये भी होगा और प्लास्टिक भी होगा, ऊपर नहीं होगा, तो 1 and 3 ओनली, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। देखो कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, जैसे ये पॉइंट से ये ऐसे बी पे गया, ठीक है, इस तरह से सीधा जा रहा है, तो इस केस में कहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा जब पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाए। तो इस सिचुएशन में जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ स्पीड। अब इससे आसान क्वेश्चन तो क्या होगा? द डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है? एल, टाइम क्या होगा? टी, देन दिस विल बी एल टी माइनस 1, ठीक है, एल टी माइनस 1। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, एल टी माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following which of the following devised barometer, मतलब इनमें से किसने जो बैरोमीटर को बनाया था, ठीक है ना। बैरोमीटर, मतलब बैरोमीटर होता क्या है? बैरोमीटर एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे नीचे लिखा है, दिखाएगा ना, कुछ इस तरह से होता है बैरोमीटर। दिस इज ए बैरोमीटर, ठीक है। इसमें ये मरकरी बैरोमीटर है, मरकरी है यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक मरकरी भरी हुई है, और ऊपर यहाँ क्या होता है? वैक्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर माप लेते हैं, ठीक। तो इसको डिवाइस किसने किया था? इसको डिवाइस करने वाला कौन था? टोरिसेली था, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हाउ मच टाइम विल टेक ए 4 किलोवाट इमर्जन रोड, ठीक है ना, एक रोड है जो 4 किलोवाट पे काम कर रही है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस। देखो ये ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर ये क्वेश्चन है जो ये बनेगा हमारा, ठीक है। देखिए अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए पहले। देखो किसी भी लिक्विड को हम हीट देने क्यू, जिसका मास है m, c है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये क्या है? उसके टेम्परेचर में होने वाला चेंज। यानी एक लिक्विड का जिसका मास m है और c उसकी स्पेसिफिक हीट है, और उसका टेम्परेचर इतना रेज करने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। हमारी जो रोड है वो कितनी एनर्जी दे रही है? 4 किलोवाट, ठीक है। हमारी जो रोड है वो कितनी दे रही है? 4 किलोवाट। तो 4 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है ना, ये पावर है। इंटू में क्या होगा? टाइम, वही तो एनर्जी होगी। इसका मतलब हमने जो एनर्जी दी वो ये है, और जो एनर्जी वाटर ने ली वो ये है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। पुट करते हैं, यानी जो हमारी एनर्जी दी है वो कितनी होगी? 4 किलोवाट यानी पावर, और इंटू में टाइम, और मास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी कितनी 1 है। तो इंटू में स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है? 4.18 इंटू 10⁻³ और इंटू में टेम्परेचर में रेज कितना होगा? 60 - 30। देखो वैसे इसको केल्विन में लेके जाएंगे, लेकिन जो टेम्परेचर में चेंज होगा वो तो सेम ही आएगा ना, सेल्सियस में भी और केल्विन में भी, लेकिन फिर भी हमें स्पेसिफिक हीट जो है सेल्सियस में दी है तो सेल्सियस में हम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 4.18 इंटू 10⁻³ इंटू में 30 और डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻³, ठीक है। करीब करीब कैंसिल ही हो जाएगा ये, तो जो 30 के आसपास होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो आंसर है वो आ जाएगा 31.35
5 सेकेंड। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते द कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑफ एन आई इज अल्टर्ड बाय। ठीक है, देखो ये जो हमारा आई लेंस है, ठीक, ये जो है वो क्या है, आई लेंस है हमारा, ये रहा। ठीक है, इसका जो कर्वेचर है उसे कौन एडजस्ट करता है, ये सिलेरी मसल्स। ठीक है, कौन एडजस्ट करता है, सिलेरी मसल्स इसको एडजस्ट करता है। तो जो ए है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिलेरी मसल जो है वही हमारे आई लेंस के कर्वेचर को क्या करती है, एडजस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्टेड बाय द स्मूथ सरफेस। यानी सिंपली जो रिफ्लेक्शन के लॉ है वो पूछे जा रहे हैं। देखो पहला क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल ठीक है। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट कोप्लेनर, ये गलत है, कोप्लेनर होती है, वो एक ही प्लेन में होती है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर कोप्लेनर, बिल्कुल ये कोप्लेनर है। तो 1 और जो 3 है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो कहता है द सन रेडिएट अबाउट डैश जूल एनर्जी एवरी सेकेंड। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये एनर्जी कितनी होती है, 3.92 इंटू 10⁻26। ठीक है, इतनी एनर्जी जूल पर सेकेंड। ठीक, इतनी एनर्जी एमिट करता है पर सेकेंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जूल पर सेकेंड, फैक्चुअल आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी TIR पे है, सेकंड क्वेश्चन TIR पे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम, थीटा सी क्रिटिकल एंगल दिया है, फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम द मीडियम टू द एयर। ठीक है, और जो μ2 है वो 1 है, और जो μ1 है वो μ है। मतलब जो हमारा डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया है, जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। और ये क्या है, हमारा रेयर मीडियम है। रेयर का मतलब क्या है, एयर है। ठीक है, रेयर का मतलब क्या है, एयर है। ठीक, तो आंसर क्या होगा वो देखते हैं। देखो सीधा रिलेशन होता है हमारा कि साइन थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, क्योंकि रेयर का कितना है, 1 है। ठीक है ना, रेयर का तो क्या है, 1 है, तो 1 बाई में म्यू। तो यहाँ से थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 1 बाय में न्यू। ठीक है, साइन इनवर्स और 1 बाय में न्यू। तो ये जो भी हमारा ऑप्शन होगा देखेंगे, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय न्यू यानी ए। ठीक है, तो जो ए है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। देखो अब हम जानते हैं कि लेंस की पावर की यूनिट तो क्या, डायप्टर है। अब ऐसा यूनिट का मतलब देखो पावर क्या होती है, 1 बाय में फोकल लेंथ, तो 1 बाय में मीटर यानी क्या, मीटर का इनवर्स। ठीक है, तो डी जो है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मीटर इनवर्स। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है कह रहा था कॉमनली यूज यूनिट ऑफ पावर, द कॉमनली यूनिट ऑफ पावर हॉर्स पावर जो है वो किसके इक्वल होती है, भी एक फैक्ट है, फैक्चुअल डाटा है। 1 हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वाट। ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाई प्रेस बायोपिया अक्कर। देखो प्रेस बायोपिया जो 3 डिफेक्ट है ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, उनमें से एक है जो किसके कारण होता है, एज के कारण, ड्यू टू एजिंग। ठीक है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना तो ये प्रॉब्लम जो है आ जाएगी। ठीक है, ड्यू टू एजिंग। इसका कारण क्या है, ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल। बिल्कुल, जो सिलेरी मसल्स है ना उनकी जो वीकनेस है वो वीक होने लग जाती है, और जब सिलेरी मसल वीक होंगी तो वो जो लेंस है अब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसके कर्वेचर को एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। ठीक है ना, डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। बिल्कुल, दोनों बातें क्या हैं, ठीक है, और दोनों ही इसके रीजन है। तो ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो DSSB एग्जाम में आए थे। तो आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा तो थैंक यू, और चैनल को लाइक करें वीडियो को,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।